Hello dear, good evening everyone. Welcome to channel Read for Job by SK मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ला रही है और आप लोग यहाँ पर आए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का तैयारी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अति आवश्यक हो गया है सीटेट के लिए, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन बनता है और यही हमारा कंसेप्ट बनाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर देने जा रहे हैं जो 2021 31 जनवरी का क्वेश्चन है। और हम लोग आज से क्वेश्चन को पार्ट बाई पार्ट नहीं करके हम 30 क्वेश्चन एक साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन का आदत भी लगना चाहिए कि एक बार में सोल्व हो जाए। ओके गाइज, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीडीपी को करेंगे, उसके बाद ईवीएस को करेंगे। सीडीपी और ईवीएस हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं और आप लोग मांगेंगे तो हम कुल 150 क्वेश्चन भी लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ओके, आप लोग यहाँ पर आए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और अपने आसपास के नज़दीकी जो यहाँ इस सीटेट का तैयारी कर रहा है उसको भी यहाँ दिखाए, ताकि उनका भी कंसेप्ट तैयारी हो, क्योंकि यहाँ पूरे एक्सप्लेन के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ओके गाइज, आप लोग की मदद के लिए हम तत्पर रहते हैं और जब तक रहेंगे तब तक एग्जाम ना हो जाए। आपका एग्जाम तक आप लोगों के साथ रहेंगे और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग की थ्योरी क्लास यहाँ पर चलने वाली है और जल्द से जल्द हम आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी क्लासेज। ओके, तो यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आए, जुड़े, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोग के लिए क्लास लेकर आते रहें। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सीटेट क्लास, सीटेट के लिए सीडीपी क्लास है। ओके, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है जो सीडीपी का है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कहने का उसका मतलब क्या हुआ कि तुम लड़कियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ही रोती है। तो इस कहने का मतलब है, उसका पिताजी के कथन का कहने का मतलब क्या हो गया है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है कि यहाँ पर लड़का और लड़की में यहाँ पर अलग अलग व्यवहार को दर्शा रहा है और यही हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। और लैंगिक रूढ़िताओं को चुनौती देता है, नहीं दे रहा है, मतलब चुनौती थोड़ी दे रहा है, ये तो लड़का लड़की में अलग अलग क्षमता को बता रहा है। लैंगिक भेदभाव को कम करता है। किस तरह? जब हम चर्चा करेंगे तभी तो भेदभाव को कम होगा। लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देता है, लैंगिक समानताओं को बढ़ावा नहीं दे रहा है, यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहा है। ओके गाइज, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरा क्वेश्चन आ गया, एक प्रगतिशील कक्षा में कैसा होना चाहिए? प्रगति शिक्षा कैसा होना चाहिए? देखिए गाइज, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार ही आया है। जैसे कि पिछले बार हम देखे हैं 2012-13 क्वेश्चन, 2012-13 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस तरह प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आया है और आगे भी आता रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से समझे कि प्रगतिशील कक्षा क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन भी दिया है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या फिर ज्ञान की संरचनाओं के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो उस ज्ञान के यहाँ पर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना चाहिए, उसे लेबलिंग नहीं करना है, ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन ये गलत हो गया। ओके गाइस, यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा पर बल नहीं देना है। ओके, ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाएगा। अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम पर पालन नहीं करना है, बल्कि अध्यापक को ऐसा करना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चा को स्वतंत्र देना चाहिए, ताकि बच्चा अपने कंसेप्ट के अनुसार पढ़े। उसको जो जटिल लग रहा है या सिंपल लग रहा है उसको अलग से अपना देखिए कि हाँ हमको जटिल लग रहा है तो हम शिक्षक के सहयोग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपल लग रहा है उसको भी उसको पाठ्यक्रम मतलब पढ़ाना चाहिए, ना कि उसको अटल मतलब उसी पर ही अड़े रहना चाहिए। ऐसे हमको क्लास नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज्ञान की संरचनाओं को प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। बच्चे जो सीख रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसको ज्ञान जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है उसको
हम उसकी संरचना को मौका देंगे, उसको कहेंगे कि खुद से करो, एक्टिविटी कराएंगे खुद खेल कूद के दौरान, इस तरह से हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या उसको खुद सॉल्व करने के लिए अवसर देंगे या फिर मौके प्रदान करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके गाइस, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे के जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना कैसा है। तो लेवाइगोस्की साहब ने क्या है, संकेत इशारा को हम क्या कहेंगे, जैसे कि एक गतिविधि के दौरान, किसी कार्य के दौरान बच्चा जब होमवर्क कर रहा है या फिर किताब पढ़ रहा है या फिर खेल कूद कर रहा है, उसके दौरान हम उसको संकेत देंगे कि ये नहीं ये होगा, ऐसे नहीं ऐसा होगा, तो उनका संकेत देता है। तो एक अध्यापिका बच्चों को संकेत दे रहा है, तो इसका कहने का मतलब लेवाइगोस्की कहने का मतलब इस क्या हो गया, ये क्या है, ये कैसा कहा जाएगा, इस किसी का मतलब इसको हम क्या कहेंगे। बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी नहीं, अनुप्रेरित नहीं बल्कि प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए। निष्प्रेरित ये सब हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाठ अधिगम का आधारभूत जैसे कि पहाड़ ढांचा और मचान, इस तरह से इसको ऐसे शब्द जब आएगा तो उसे हम संकेत मतलब सहयोग के द्वारा हम प्रदान करेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संकेत देना कहेंगे लेवाइगोस्की के अनुसार। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। ओके गाइस, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का समाजीकरण हो रहा है, उसमें कौन सा कथन यहाँ पर सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय जो है हमारा द्वितीय कारक है, समाजीकरण का द्वितीय कारक है, और परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ये हमारा क्वेश्चन के सब फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग से बहुत ही अलग अलग लैंग्वेज में भाषा में बदल देता है, लेकिन जब भी यहाँ पर प्राथमिक आ जाए, परिवार हमारा प्राथमिक आए तो हमारा ये सही हो जाएगा, और विद्यालय जो द्वितीय में आए, गौण आए, इसमें तो ये सही हो जाएगा। ओके गाइज, ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट ही सही हो जाएगा। एक बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो बुद्धि लब्धि जो है ये सिर्फ वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से नहीं, बल्कि यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन जैसे और उसको अवलोकन करके मूल्यांकन करके भी हम माप सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत है। ओके गाइस, हम देखेंगे एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ओके गाइस, हमारे क्वेश्चन के आंसर यही सही हो जाएगा। ये बुद्धिमत्ता की भिन्नता दशाएं हैं, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है, भिन्नताएं होती है व्यक्ति के बुद्धि से ही हम पहचानते हैं कि व्यक्ति कौन सा बुद्धि कैसा, किसका व्यवहार कैसा है। ओके गाइस, यहाँ पर देखेंगे बुद्धिमत्ता की भिन्नताएं दर्शाए ये हमारा गलत है। क्वेश्चन के आंसर 2 सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के चरणों को दर्शाता है। कौन सा चरण इसमें है जो लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे उसके स्वीकारते हैं। प्रथापूर्व या फिर प्रथागत या उत्तर प्रथागत या अमूर्त क्रिया संक्रियात्मक। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा प्रथापूर्व हो जाएगा। ओके, दूसरा जो है हमारा सही हो जाएगा कि हम दूसरों को कहे अनुसार हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ओके, इस पीरियड में हम ये स्वीकारते हैं, ना कि अपना विचार अपने से खुद से विचार करना हमको नहीं हो पाता है। जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वही अवस्था इसको प्रथापूर्व कहा जाता है, पियाजे साहब ने कहा था, और यहाँ पर लेवाइगोस्की साहब ने कहा है। तो लेवाइगोस्की साहब के यहाँ पर भी